ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री। किंग चार्ल्स ने सरकार गठित करने का दिया था न्योता। आर्थिक स्थिरता और सरकार में विश्वास बहाली को बताया प्रमुख एजेंडा। कैबिनेट का किया गठन। डोमिनिक राब उप प्रधानमंत्री, सुएला ब्रावर्मैन और जेरेमी हंट की कैबिनेट में हुई वापसी। सुनक पर भारत में गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर के बयान पर भाजपा का हमला। कहा, गर्व के विषय पर नहीं होनी चाहिए निरर्थक राजनीति। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर। पंजाब में लगातार जल रही पराली पर भाजपा ने केजरीवाल को घेरा। बताया, प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ दावे कर रहे हैं भ्रामक ट्वीट। गूगल की मनमानी पर सरकार की नकेल। प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर लगाया 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना। अक्टूबर में दूसरी बार लगा गूगल पर जुर्माना। और भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में दिखा इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। देश में बंद रहे मंदिरों के कपाट। श्रद्धालुओं ने तमाम नदियों और सरोवरों में लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। किंग चार्ल्स तृतीय ने बकिंघम पैलेस में सुनक को पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी कैबिनेट का गठन भी कर दिया है। डोमिनिक राब उप प्रधानमंत्री, जेम्स क्लेवर्ली विदेश मंत्री, बेन वेलेस रक्षा मंत्री और जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाया गया है। सुनक के इस कैबिनेट में तकरीबन पुराने चेहरों को ही तरजीह दी गई है। ये बदलाव का काफिला है। हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था और उथल पुथल से जूझती राजनीति को स्थिरता देने का काफिला। काफिले का रुख उस महल की ओर है जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। लेकिन अब ये लोकतंत्र की भूमिका निभाते हुए उस देश की जड़ों से संबंध रखने वाले एक नेता को प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दे रहा है जहां उसका राज हुआ करता था। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नवनियुक्त नेता ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स तृतीय से बकिंघम पैलेस में मुलाकात की और किंग ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह महज एक आमंत्रण नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा इतिहास है। इसके साथ ही सुनक एशियाई मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 200 साल के इतिहास में सुनक प्रधानमंत्री के रूप में डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए। देश के 57वें प्रधानमंत्री के साथ ही इस साल प्रधानमंत्री बनने वाले सुनक तीसरे शख्स बन गए हैं। सुनक के सिर पर एक और सेहरा बधा। वो किंग चार्ल्स द्वारा नामित पहले प्रधानमंत्री भी बने। भले ही सुनक इतनी विशेषताओं और उपलब्धियों के साथ ब्रिटेन की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हों, लेकिन उन्हें पता है कि जिस समय वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं उन्हें किस मुश्किल से गुजरना होगा। इसकी झलक उनके पहले भाषण में भी दिखाई दी। उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को भरोसा दिया कि वो शब्दों से नहीं अपने काम के जरिए देश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. सुनक ने बदलाव लाने की लिज ट्रस की बेचैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे
कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसके पीछे कोई बुरी मंशा नहीं थी। सुनक ने कहा कि जो गलतियां हुई हैं उसे ठीक करने के लिए अभी से काम शुरू करना होगा। Some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की घोषणा करने वाली लिज ट्रस ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा किंग चार्ल्स तृतीय को सौंप दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री के रूप में अपने अंतिम भाषण में ट्रस ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करना एक बड़ा सम्मान था। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, बेल्जियम के प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष समेत दुनिया भर के अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। मैक्रो ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हम एक साथ मिलकर इस समय की चुनौतियों से निपटने के लिए काम करना जारी रखेंगे। सुनक के सामने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई समेत अन्य चुनौतियां हैं, जिससे उन्हें सावधानी पूर्वक निपटना होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले और मॉस्को पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से यूरोप की ऊर्जा सप्लाई बाधित हो गई है, जिसके चलते प्रति परिवार ऊर्जा की कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई हैं। सितंबर में पार्टी नेतृत्व के चुनाव के दौरान सुनक ने एनर्जी टैक्स को बढ़ाकर राजस्व में इजाफा करने की योजना का जिक्र किया था। इस वजह से आने वाले दिनों में घरेलू और कॉर्पोरेट दोनों सेक्टर में डिमांड पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। जल्दी नेतृत्व परिवर्तन के कारण कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन वासियों में पार्टी की छवि को बरकरार रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सुनक ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात से सबको मिलकर लड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले एशियाई हैं। उनकी इस उपलब्धि से जहां देश भर में खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या है ये बहस, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जाहिर है ये भारतवंशियों और भारत के लोगों के लिए गौरव की बात है, लेकिन अब इस मसले पर देश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं के ट्वीट ने इस मसले पर विवाद खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। विवाद शुरू हुआ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर के ट्वीट के बाद। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर कहा कि हम भारतीय सुनक की इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से पूछें कि क्या यहां ये हो सकता है। वहीं पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में कहा कि पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पदों पर चुना है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को इससे सबक लेनी चाहिए। जाहिर है कांग्रेस नेताओं के इस बयान के बाद बीजेपी उस पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुने जाने के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि असाधारण राष्ट्रपति के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में और अब जनजातीय नेता द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। बीजेपी के कई और नेताओं ने खुलकर कांग्रेस पर हमला बोला है। जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एपीजे कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था।
रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने बनाया था। आदिवासी समाज की बहुत योग्य नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, किसने राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी ने बनाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर बनेंगे। यही तो भारत है, लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। एक भारतीय मूल से निकला हुआ व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बना है, उस मुल्क का जिसने भारत पर कई वर्षों तक हुकूमत की, तो उसका जश्न मनाने के बदले, सभी को एक साथ भारत का गुणगान करने के बदले कांग्रेस पार्टी फिर से वही कर रही है जो उसकी आदत रही है, बांटो और राज करो और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करो और इस्लामोफोबिया का फर्जी कार्ड खेलो। ये तो एक एनल्स ऑफ हिस्ट्री का एक बाग है जो हुआ है। एक इंडियन ओरिजिन के इंडिविजुअल यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनना, और मैं समझता हूँ ये पेटी पॉलिटिक्स है जो ये लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन एक इशारा इससे जाहिर है कि ये जो डायनास है, पॉलिटिकल डायनास मैं कहूँगा उनको, उनका जो अंतिम संस्कार हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए पूछा कि महबूबा मुफ्ती, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? मैंने महबूबा जी से एक ही सवाल पूछा है और मुझे उनके उत्तर की अपेक्षा है। महबूबा जी, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? ये मैंने सवाल पूछा है, देखता हूं कब उत्तर देती है। जाहिर सी बात है कि हम सभी को ऋषि सुनक की सफलता के लिए उनकी तारीफ करने की जरूरत है, लेकिन कुछ विपक्षी नेता इसे भी सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली एनसीआर में दीपावली के बाद हवा की स्थिति काफी खराब हो गई है, लेकिन इसमें पटाखों के साथ ही पराली जलाने की घटनाएं बड़ा कारण रही हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है, लेकिन इन सबके बीच दमघोंटू आबो हवा में आम जनता सांस लेने को मजबूर है। दिल्ली में सर्दियों की आहट के साथ ही बढ़ता प्रदूषण सबको चिंता में डाल रहा है। प्रदूषण कम करने के दावे और हकीकत को लेकर सियासी वार पलटवार, दावे प्रति दावे भी सामने आए हैं। एक ओर केजरीवाल लगातार कई मीडिया रिपोर्ट्स और सीपीसी के आंकड़ों पर संतोष जताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय केजरीवाल के दावों की पोल खोल रहे हैं। मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें केजरीवाल पराली को लेकर कई दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिलेगा। दिल्ली की मौजूदा वायु गुणवत्ता पर पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली भी बड़ा कारण है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बने 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों को न तो सहूलियत ही दी और न ही पराली जलाने की घटनाओं पर कोई अंकुश। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी पराली को लेकर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 2 साल से जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता था तो पंजाब में पराली को दोष देते थे। आज वो उन घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही उनकी सरकार? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है पराली के प्रदूषण के कारण, पराली के प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए। और यही कारण है कि पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, एनसीआर हो, वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, जिस तरह से PM10 और PM 2.5 बढ़ा है, उसका कारण पराली, पंजाब में पराली जलना है। पंजाब में पिछले 10 दिनों में पराली जलाने की घटनाएं लगभग 6 से 7 गुना बढ़ी है।
और दिवाली के दिन पर 1000 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं पराली जलाने की, जिससे कि केवल दिल्ली ही नहीं पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैला है। परंतु सवाल ये बनता है कि केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां पर क्या कार्रवाई की है? क्या उन्होंने पराली खरीद ली? क्या उन्होंने बायोडिकम्पोजर छिड़क लिया या नहीं छिड़क पाए क्योंकि वो असफल है? पंजाब के 22 में से 9 जिले राज्यों में पराली जलाने जाने की घटना में मुख्य जिम्मेदार हैं। इनमें संगरूर, मोगा, तरन तारन और फतेहाबाद मुख्य हैं। बीते 9 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब में कुल 5617 घटनाएं पराली जलाने की सामने आई हैं। दीपावली की अगली सुबह हवा की गुणवत्ता दिल्ली में औसतन 323 दर्ज की गई। ये बेहद गंभीर श्रेणी का माना जाता है, जबकि दीपावली की सुबह ये 298 मापा गया था। ऐसे में भाजपा नेता केजरीवाल पर हमला कर ये भी कह रहे हैं कि दीपावली पर हुई आतिशबाजी ही प्रदूषण का कारण नहीं है, इसलिए केजरीवाल दीपावली पर ठीकरा फोड़ अपनी जिम्मेदारी से ना बचें। केजरीवाल वायु गुणवत्ता में सुधार वाले भ्रामक ट्वीट न करें और पराली जलाने वाली घटनाओं को खत्म करने की ओर गंभीरता से प्रयास करें। वहीं केंद्र सरकार फसल अवशेष प्रबंधन पर केंद्रीय योजना के तहत पहले से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पराली जलाने के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। चालू वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा अब तक 601.53 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। साथ ही पिछले 4 साल में दी गई राशि में से भी करीब 900 करोड़ रुपए राज्यों के पास उपलब्ध हैं। वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, ऐसे में सरकारों को सियासत छोड़ गंभीर प्रयास करने चाहिए। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन रहा। 27 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में 17 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और पहले दिन कोई भी नामांकन नहीं हुआ था। 18 अक्टूबर को 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया में तेजी देखने को मिली थी। 19 अक्टूबर को 9 उम्मीदवारों, 20 अक्टूबर को 38 उम्मीदवारों और 21 अक्टूबर को सबसे अधिक 206 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इस तरह सोमवार तक 255 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। 22, 23 और 24 अक्टूबर को अवकाश की वजह से नामांकन नहीं भरे गए। भाजपा और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरने से चंद घंटे पहले कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी की। हमीरपुर सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने हमीरपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर वर्मा मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संभाली है। ठाकुर ने आज राज्य की 3 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने आज राज्य की हरोली, सरकाघाट और दून विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में भाग लेने के साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित किया। हरोली में अपनी चुनावी सभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्ववर्ती वीरभद्र सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री रहे मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उनके उद्योग मंत्री रहते हुए हरौली के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का उनसे लेखा जोखा भी मांगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में वोट किए जाने पर हरौली के मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी राम कुमार को वोट देने की अपील की। 5 वर्ष आपका गला सूख गया बोलते बोलते, ना जयराम गया ना राम कुमार गया, और जिनको तुम जाने वाले कहते थे वो आने वाले हैं। ये मैं कह रहा हूं, आने वाले समय में फिर आने वाले हैं। उनको मान करके चलना पड़ेगा। और दूसरी बात में एक बात मैं जरूर पूछना चाहता हूं, आप हिमाचल प्रदेश में सरकार में बहुत महत्वपूर्ण महकमे के साथ बड़े मजबूत मंत्री माने जाते थे, ऐसा बोलते हैं। उद्योग का महकमा आपके पास था, लेकिन प्रदेश में उद्योग को आगे बढ़ाने में आपका योगदान क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके बड़े होने के बावजूद भी लगा रहा। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई नई इंडस्ट्री स्थापित करने में आप सफल हुए?
क्या आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को हिमाचल प्रदेश में उसका एक्सपेंशन करने के लिए आपने कुछ काम किया? नहीं किया। क्या यह सत्य नहीं है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊना पूरे इस जिले में कुछ लोग ऐसे थे जो विवादास्पद थे, जिन पर कई तरह के प्रश्न खड़े किए जाते थे? उन सब बातों को लेकर के आप हमेशा मौन रहे। और जहां तक भाई राम कुमार जी ने कहा कि इन 5 वर्षों में हम ये नहीं कह रहे कि हमने चिट्टा खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद चिट्टे पर अगर नियंत्रण हुआ तो इन 5 वर्षों में हुआ। किसी के बच्चे को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमने काम करने की कोशिश की है। सर्च इंजन गूगल की मनमानी रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने एक बार फिर जुर्माना लगाया है। प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए सीसीआई ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीकों को संशोधित करने का भी निर्देश दिया गया है। सीसीआई ने गूगल को आदेश दिया है कि गूगल किसी भी ऐप निर्माता को उसका ही पेमेंट सिस्टम प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। गूगल ऐप निर्माताओं को अपने ऐप के प्रमोशन या किसी ऑफर के लिए उसके यूजर्स से संवाद करने से नहीं रोक सकता। गूगल ऐप निर्माताओं पर किसी तरह की शर्त नहीं लगा सकता, क्योंकि अनुचित और भेदभावपूर्ण है। अक्टूबर महीने में दूसरी बार है जब गूगल पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। इससे पहले सीसीआई की ओर से करीब 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आईटी मंत्रालय ने मेटा से व्हाट्सएप सर्वर डाउन होने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप आज भारत सहित कई देशों में ठप हो गया था। दोपहर करीब 12 बजे से लोग व्हाट्सएप के जरिए ना तो मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे। कई यूजर्स ने दावा भी किया कि वो लॉगिन करने में भी सक्षम नहीं थे। यूजर प्रोफाइल फोटो और अपनी जानकारी बदलने में भी असमर्थ थे। इसके अलावा डाउन टाइम के दौरान फोन नंबर बदलना भी संभव नहीं था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भारत सरकार में आयोजित होने वाले स्वच्छता अभियान 2.0 पर प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री ने आंकड़ों के जरिए इस अभियान की सफलता की सराहना की। साल 2021 में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान 1.0 की तर्ज पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 के बीच स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत की गई थी। अभियान की सफलता पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि महज 3 सप्ताह में इस अभियान से 254.21 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। करीब 40 लाख फाइलों का रिव्यू हुआ है। इस अभियान से दफ्तरों में कबाड़ बने 37.19 लाख वर्ग फीट जगह को स्वच्छ बनाकर जिम, कैंटीन, वेलनेस सेंटर बनाए गए। पूरे अभियान में कुल 68,363 स्थलों का चयन कर उसे स्वच्छ और सुंदर बनाया गया है। In 4 weeks, the government has added 252 crore to the state exchequer just from junk. That is one new which will be picked up. आपके एडिटर उसको उठाएंगे तो थोड़ी देर में भी सब एडिटर आ कहीं पे। दूसरी जो उठेगी कि 37.19 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया गॉट वेकेटेड, जिसमें एक पूरा का पूरा मॉल बन सकता था, पूरे शास्त्री भवन बन सकता। अभियान में डाक विभाग, रेलवे, रक्षा, गृह समेत सभी मंत्रालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरानी फाइलें हटाकर दफ्तर की 90% फाइलों को ई फाइल में तब्दील किया गया है। साल 2021 में भी इस अभियान को 1.0 के नाम से चलाया गया था। अभियान से करीब 12 लाख वर्ग फुट जगह की सफाई के साथ कबाड़ के निपटारे से 62 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। स्पेशल कैंपेन 2.0 में केवल यही नहीं है कि हम जो है केवल स्वच्छता करें और अपने कागज की छटनी करें। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम अपने जो हमारी व्यवस्था है उसमें भी सुधार लाए, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और इससे निश्चित ही हमारे मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनको आगे लाभ होगा जब हम इसको ई बिलिंग पे लेकर जाएंगे। इस अभियान से न केवल दफ्तरों में कार्यस्थल बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बाकी कचरों का निपटारा हुआ है, बल्कि मंत्रालयों में काम का सुंदर वातावरण तैयार हुआ है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश में इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज देखा गया। देश में पूर्वोत्तर को छोड़कर कई भागों में लोग शाम 4:29 से लेकर शाम 5:42 तक सूर्यास्त होने तक सूर्य ग्रहण देख सके। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अद्भुत खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण। आइसलैंड से लेकर भारत में दिखा ग्रहण।
ग्रहण की वजह से देश भर में मंदिरों के कपाट रहे बंद, गोवर्धन पूजा टली। लोगों ने सनातन परंपरा के मुताबिक पवित्र मानी जाने वाली नदियों में स्नान किया। ये सूर्य ग्रहण साल 2022 का आखिरी ग्रहण भी था। आंशिक ग्रहण भारत में जम्मू, दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई में देखा गया। वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में ग्रहण नहीं दिखाई दिया। ग्रहण काल शाम 4:30 से शुरू होकर 5:45 तक चला। 27 साल बाद ये पहला संयोग था जब दीपावली से ठीक अगले दिन देश में सूर्य ग्रहण देखा गया। देश में अब अगला आंशिक सूर्य ग्रहण साल 2030 में दिखाई देगा, यानी 8 साल बाद। देश में परंपरा से सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल माना जाता है। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए देश में मंदिरों के कपाट भी बंद रहे। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण मोक्ष काल के बाद ही देवस्थान खुलते हैं, इसलिए जब ग्रहण खत्म हुआ तो मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सूर्य ग्रहण खगोलीय लिहाज से भी काफी अहम होता है। विज्ञान के मुताबिक अपने अक्ष पर परिक्रमा करते पृथ्वी और सूर्य के बीच एक सीधी रेखा में चंद्रमा जब आ जाता है तो यही वजह है कि पृथ्वी के उस अंश पर सूर्य थोड़े समय के लिए नहीं दिखाई देता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिवाली पर इस बार बाजारों में रौनक छाई रही। इस बार 2 साल बाद बिना किसी कोविड प्रतिबंध के दिवाली का त्योहार मनाया गया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने बताया है कि करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली है। इस साल दिवाली में भारतीय उत्पादों की बिक्री और खरीद पर ही ज्यादा जोर रहा, जिससे चीन को करीब 75,000 करोड़ रुपए के व्यापार का झटका लगा है। इस दिवाली भारत में किस तरह का रहा है व्यापार, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेवाल जी। सर, इस बार किस तरह का बिजनेस रहा है? देखिए, पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से व्यापार में बहुत बड़ी मायूसी थी और देश भर के व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस बार जिस तादाद से भीड़ उमड़ी है, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के बाज़ारों में, वो एक हमारे लिए सुखद आश्चर्य था। हालांकि उसकी अनुमान था पहले से व्यापारियों को, जिसकी व्यापक तैयारियां उन्होंने की भी थी, लेकिन कस्टमर इतना बाज़ार में खुल करके आएगा क्योंकि पहली बार 2 साल के बाद कोरोना की बंदिशें नहीं थी। लोगों ने खुल करके जम करके खरीदारी की है और दिवाली तक लगभग 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हम लोग कर चुके हैं और उम्मीद ये है कि बचे हुए 10 दिनों में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार होगा और कहीं ये 2.25 लाख करोड़ तक न पहुँच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के दिवाली इस बार बहुत अच्छी रही है। चाइना को कितना नुकसान हुआ है? कहा जा रहा है कि इस बार स्वदेशी उत्पादों की बिक्री ज़्यादा हुई है। चाइना के प्रोडक्ट में लगभग इस बार एक अनुमान हमारा है कि 75,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। ये नुकसान 75,000 करोड़ का केवल उन आइटमों का है जो दिवाली से संबंधित है, जो पहले हम चाइना से लोग मंगवाते थे। उसका एक बड़ा मुख्य कारण ये है कि पहले जो कस्टमर बाजार में आता था वो चाइना का सामान मांगता था क्योंकि चीन का सामान सस्ता होता था। इस बार जो कस्टमर आया उसने आते ही सबसे पहले व्यापारी से ये पूछा कि ये चाइना का तो नहीं है। तो गलवान घाटी के बाद में ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया है देश के ग्राहकों में और देश के व्यापारियों में। इस बार लोगों ने जिस प्रकार से मन खोलकर, दिल खोलकर दिवाली मनाई है, इस बार वो पुराना समय लौट आया है और उम्मीद है ये समय इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार बिना प्रतिबंध के दीपावली मनाई गई और ऐसे में पूरा उत्साह का माहौल देखने को मिला बाजारों के अंदर। पर अभी तक 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार भारत ने किया है और कहीं ना कहीं इस बार लोगों ने स्वदेशी उत्पादों को ज्यादा पसंद किया है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।